स्टूडियोज़ में दावत दी है डॉक्टर मोहम्मद तनवीर अफजल साहब को, जो कि इंचार्ज हैं साइंस एजुकेशन डिपार्टमेंट के। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें ज्वाइन आ, किया। आप सबसे जी प्लीज़। आपका भी बहुत शुक्रिया इनवाइट करने का, और ये इंटरेक्शन एक्चुअली विद द स्टूडेंट्स और जो हमारे एडमिशन लेने वाले लोग हैं उनके लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, तो थैंक यू वेरी मच। बहुत ये ज़रूरी होता है सर, जी क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स बैठे देख रहे होते हैं, उन्हें डिपार्टमेंट्स का नहीं पता होता, उन्हें प्रोग्राम्स का नहीं पता होता, तो हमें लगता है कि उनको लाइव उनसे बातचीत की जानी चाहिए और उनको बताना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं हम साइंस एजुकेशन डिपार्टमेंट के तारुफ से। तो थोड़ा सा हमारे स्टूडेंट्स को बताइएगा कि कब से ये स्टार्ट हुआ और कौन कौन से प्रोग्राम इसके अंडर ऑफर किए जा रहे हैं। जी थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली साइंस एजुकेशन इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट डिसिप्लिन, जहाँ पे आप देखें कि साइंस जो है बच्चे जब लर्न करते हैं तो उनको वैसा ही टीचर चाहिए जो एक्सप्लोर कर रहा हो कुछ चीज़ों को। हमारे यहाँ अक्सर जो है रोट मेमोराइजेशन होती है, तो इसके लिए टीचर ऐसा हो जो इन्वॉल्व कर ले स्टूडेंट्स को। तो हम एक्चुअली टीचर्स की डेवलपमेंट करते हैं इन द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एजुकेशन। तो बेसिकली यहाँ पे अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में सबसे पहले डिस्टेंस एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन का डिपार्टमेंट, और फिर उसमें से डिपार्टमेंट अमर्ज हुए, डिपार्टमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन। फिर टीचर एजुकेशन को बाइफर्केट करके सेकेंडरी टीचर एजुकेशन, एलिमेंट्री, और स्पेसिफिकली फिर साइंस एजुकेशन का डिपार्टमेंट है, जिसमें हमारा बेसिक पर्पस जो है वो साइंस टीचर्स की डेवलपमेंट है, और ताकि वो जाके स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट कर सकें और उनकी साइंस के जो क्रिएटिव थिंकिंग और क्रिएटिविटी है उसको डेवलप करें। तो हमारा फोकस बेसिकली यही है। और इसमें अभी तक जो हम प्रोग्राम्स ऑफ़र करते हैं, तो बेसिक लेवल से अगर शुरू करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम हमारा बीएड 4 इयर्स है, जो कि अगर जिस बच्चे ने एफए और एफएससी किया हुआ है और इक्विवेलेंट उसके ए लेवल्स वगैरह किए हुए हैं, तो वो अगर टीचर बनना चाहते हैं और साइंस टीचर बनना चाहते हैं तो उन्हें बीएड 4 इयर्स में एडमिशन लेना चाहिए। अब इस बीएड 4 ईयर में हम पेडागोजी के कोर्सेज करवाते हैं। फिर उनको पेडागोजी मीन टीचिंग के कोर्सेज, मीन्स हाउ टू टीच। एंड देन हम उन्हें फ़िलासफ़ी के कोर्सेज, यानी एजुकेशन फ़िलासफ़ी के कोर्सेज, हाउ वाई वी आर टीचिंग एंड व्हाट इज़ द फ़िलासफ़ी बिहाइंड। और फिर उनको कोर कोर्सेज जैसे करिकुलम है, असेसमेंट है, इसके बारे में बताते हैं। और फिर हम स्पेसिफ़िकली उनको सब्जेक्ट बेस्ड, और दो जो है मेजर उन्होंने चुनने होते हैं, जैसे मैथ और फिज़िक्स है तो मैथ्स के कोर्स और फिज़िक्स के कोर्स। फिर अगर आपने बायो केमिस्ट्री ली है तो बायो और केमिस्ट्री के कोर्सेज, कंटेंट के कोर्सेज करवाते हैं। और फिर इनके साथ हम अलाइन कर लेते हैं टीचिंग, टीचिंग ऑफ मैथ, टीचिंग ऑफ फिज़िक्स, टीचिंग ऑफ बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री। तो ये जब आप ओवरऑल कंप्लीट करते हैं ये प्रोग्राम, तो वी रिकमेंड कि ये टीचर्स जाके इंटरेक्टिवली स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व कर लेते हैं, एंगेज कर लेते हैं और पढ़ाना शुरू कर देते हैं। तो ये है हमारा बीएड 4 ईयर जो बेसिक प्रोग्राम है। इससे जब हम आगे चलते हैं तो हमारे पास दूसरा प्रोग्राम है बीएड 2.5। जब से एचईसी ने, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 4 इयर्स डिग्रीज लॉन्च की हैं, तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 14 साल डिग्री बीएससी की हुई है। अब बीएससी के बाद अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो हमने आपको 2.5 इयर्स दिए हैं, यानी एक सेमेस्टर आपको एक्स्ट्रा लगाना पड़ता है 4 इयर्स वालों के साथ की निस्बत से। तो इसमें भी हम आपको कंटेंट कोर्सेज, पेडागोजी कोर्सेज, आल्दो आपने कुछ कंटेंट पढ़ा होता है बीए के बीएससी के अंदर, जैसे मैं मैथमेटिक्स और फिज़िक्स की बात करूं तो आप कुछ लोग डबल मैथ्स और फिज़िक्स के साथ आते हैं, कुछ लोग जो है फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो के साथ आते हैं। तो उनके लिए हम कुछ कोर्स स्किप कर देते हैं और अगले कोर्स दे के तो उनको बीएड 2.5 में एडमिशन मिलता है और उनकी डिग्री इक्विवेलेंट हो जाती है जाके 4 इयर्स के साथ। तीसरी जो टायर है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने आइदर बीएस 4 इयर्स किया हुआ है, जैसे फिज़िक्स में और केमिस्ट्री में, मैथमेटिक्स में, या किसी भी साइंस के सब्जेक्ट में, या फिर ओल्ड जो हमारी स्कीम थी जिसमें एमएससी आपने की हुई है और अब आप चाह रहे हैं कि अपना फील्ड चेंज करके आप टीचर बनना चाह रहे हैं। तो हम ऑफ़र करते हैं बीएड 1.5 के अंदर स्पेशलाइजेशन इन साइंस एजुकेशन। तो इसका पहला सेमेस्टर तो कॉमन होता है, आप सबके साथ पढ़ते हैं, लेकिन दूसरे सेमेस्टर के अंदर जाके आप फाउंडेशन ऑफ साइंस एजुकेशन, असेसमेंट इन साइंस एजुकेशन, यूज़ ऑफ आईसीटी इन साइंस एजुकेशन, तो इस तरह के कोर्सेज पढ़ते हैं जिससे आपके साइंस का एटीट्यूड डेवलप हो जाता है एंड यू बिकम्स अ टीचर ऑफ साइंस। और इसके अंदर फिर हम टीचिंग प्रैक्टिस और रिसर्च प्रोजेक्ट भी करवाते हैं। तो जो हम आगे बढ़ते हैं तो इसको मज़ीद एक्सप्लेन करेंगे।
ठीक है सर, नॉर्मली ये होता है कि हमें ये पता था बीएड एमएड है और जिसने जो भी डिग्री प्रोग्राम किया हुआ है वो उसके साथ बीएड एमएड कर लेते थे टीचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन अब अच्छी बात ये है कि उसमें भी हमने डिवाइड कर दिया, साइंस एजुकेशन का हो गया, साथ टीचर एजुकेशन जी का हो गया उसमें, तो ये एक अच्छी चीज़ है। अगर हम ये बैचलर्स लेवल के अलावा बात करें एमफिल पीएचडी के लिए, क्या हमने कोई एडमिशन अभी ऑफर की है साइंस एजुकेशन में? हाँ जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि बहुत सारे हमारे लोग और ये मेरे लिए खुशी की बात है आपसे शेयर करना कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे टीचर्स और बहुत सारे यंग वंस वो एमफिल और पीएचडी परसू करना चाहते हैं। एमफिल और पीएचडी के जो भी डिग्री आप लेना चाहते हैं, इट्स नॉट फॉर द सेक ऑफ डिग्री, इट्स टू गेट योर नॉलेज एंड टू एनहांस योर ओन नॉलेज। इसलिए ये आपकी सेल्फ चॉइस होती है और हम इसे सेल्फ रेगुलेटेड बेस पे लेके जाते हैं। तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एजुकेशन इस दफ़ा एमफिल साइंस एजुकेशन और पीएचडी साइंस एजुकेशन, ये दोनों ही प्रोग्राम हम ऑफ़र कर रहे हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, और बैचलर्स के बाद जो आगे यूनिवर्सिटी टीचिंग साइड पे जाना चाहते हैं, रिसर्च साइड पे जाना जी चाहते हैं, वो एमफिल पीएचडी कर सकते हैं। इसमें अगर सर हम बात करें थोड़ा टाइम की, कि अप्लाई करने से लेकर और क्लासेस के स्टार्ट होने तक स्टूडेंट को कितना टाइम चाहिए होता है? जी, इसमें मैं पहले डॉक्टर साहब आपकी परमिशन से पहले ये बात कर लेता हूँ कि इनकी एलिजिबिलिटी क्या है, क्योंकि ये बहुत सारे क्वेश्चंस बिल्कुल। हमें आते हैं स्टूडेंट्स के। जिस भी बच्चे ने बी एड 4 ईयर इन साइंस एजुकेशन किया हुआ है, या आपने एमएससी है आपके पास और आपने बीएड किया हुआ है, एमएड किया हुआ है, और या आपके पास साइंस की डिग्री है और साथ आपने एमए एजुकेशन किया हुआ है, तो आप एलिजिबल होते हैं एमफिल साइंस एजुकेशन के लिए। क्योंकि 16 ईयर्स ऑफ डिग्री विद साइंस बैकग्राउंड एंड देन आपके पास एजुकेशन की डिग्री होनी चाहिए, तो आप एलिजिबल हो जाते हैं एमफिल साइंस एजुकेशन के लिए। अब जब आप अप्लाई कर देते हैं हमारे ऑनलाइन पोर्टल पे, तो फिर हम आपके डाटा को वेरीफाई करके आपके मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स, आप क्योंकि ये बड़ा एक सिस्टम हमारा बड़ा आसान हो गया आप लोगों के लिए कि आप एक ऑनलाइन एडमिशन के लिए अपना पोर्टल बनाते हैं और अपनी सारी डिग्रीज़ वहाँ पे उनके स्क्रीनशॉट जो है या पीडीएफ बना के अपने तस्वीरें बना के आप अपलोड करते हैं। तो हम आपको ऑनलाइन ही वेरीफाई करते हैं कि आपकी ये वाली चीज़ें ठीक है या नहीं। तो जो ही आप अप्लाई कर देते हैं, आप चेक कर लें, विद इन फ्यू डेज़ आपको कोई मैसेज आ जाता है कि अगर आपका वेरिफिकेशन हो गई है या नहीं हुई। अगर कोई इशू हो, कोई ऑब्जेक्शन हो, तो फिर हम आपको कहते हैं कि आप ये वाली डिग्री की यानी पिक्चर आपकी सही नज़र नहीं आ रही, तो आप दोबारा अपलोड करें, तो वो आप अपलोड कर देते हैं। उसके बाद ये 15 फरवरी तक आप जो है अप्लाई करेंगे एमफिल के लिए। फिर मैं पीएचडी पे भी आता हूँ, तो उससे बाद आपको वेरिफिकेशन हो जाएगी, देन हम आपको टेस्ट के लिए बुलाएंगे, क्योंकि ये मेरिट बेस्ड प्रोग्राम्स हैं और एमफिल के अंदर हमारे पास सिर्फ 15 सीट्स हैं साइंस एजुकेशन डिपार्टमेंट में। तो सो फार मोर देन 50 एप्लीकेशंस हमारे पास आ चुकी हैं और ये हंड्रेड्स में जाती हैं जब आप आखिरी 15 फरवरी तक जाएंगे। तो उनमें से फिर उन स्टूडेंट्स को जिनकी डिग्रीज़ वेरीफाई हो जाती हैं, इस दफ़ा हम 4-5 जगहों पे टेस्ट कर रहे हैं। इस्लामाबाद के अलावा कोयटा भी है, कराची भी है, इसी तरह हम जो है पेशावर के अंदर भी। तो ये मुख्तलिफ रीजन्स में है। जब आप अपना पोर्टल खोलेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा, वहाँ पे एडमिशन टेस्ट जो है हम कंडक्ट करते हैं। एडमिशन टेस्ट में को पास करने के लिए आपको 50 मार्क्स चाहिए और उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है एडमिशन टेस्ट का, वो आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसमें हम HEC का जो क्राइटेरिया है, जिसमें गेट जर्नल जो है एड्रेस होता है, जैसे कि हमारे पास वर्बल रीजनिंग, इंग्लिश वर्बल रीजनिंग के 20% मार्क्स होते हैं। फिर क्वांटिटेटिव रीजनिंग जो है उसके 15 MCQs होंगे। फिर इसी तरह एनालिटिकल रीजनिंग के 15 MCQs होंगे। और फिर 30 के करीब आपके सब्जेक्ट बेस्ड टेस्ट होगा, और वो सब्जेक्ट टेस्ट जो है वो आपके मास्टर्स लेवल या बीएड लेवल की एजुकेशन के मुताबिक होगा, वहाँ से लिया जाएगा। और फिर उसके बाद 20 मार्क्स का हम आपका सब्जेक्टिव या शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस टेस्ट लेते हैं। तो इस तरह मिलके ये 100 मार्क्स बन जाते हैं। अगर आपने 50 मार्क्स उसमें से सिक्योर कर लिए, तो फिर हम उन स्टूडेंट्स को जो है इंटरव्यू के लिए कॉल करते हैं। तो इंटरव्यू में हम एक तो आप लोगों के कम्युनिकेशन स्किल्स को देखते हैं, आपके एटीट्यूड को देखते हैं, एंड हाउ यू आर विलिंग टू कंडक्ट द रिसर्च। तो इस चीज़ को चेक करने के बाद फिर आपका मेरिट बनाया जाता है।
और मेरिट एस्टेब्लिश होने के बाद फिर डायरेक्टरेट ऑफ बर्सर जो है आपको दे देता है, एक प्रोविजनल एडमिशन लेटर देता है, आप फीस जमा करवाते हैं और टेंटेटिवली हमारी क्लासेस जो है वो अप्रैल में जाके शुरू हो जाती हैं। और अप्रैल में जब क्लास शुरू होगी तो इसमें अगला क्वेश्चन जो बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे फ़ोन कॉल्स पे भी पूछते हैं वो ये है कि व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ क्लासेस, किस तरह की क्लासेस आप जो है करते हैं। तो हमारी क्लासेस ऑनलाइन होती हैं और वीक के अंदर 4 दिन, एक हफ्ते में 4 दिन क्लासेस होंगी क्योंकि आपने 4 कोर्सेज लेने हैं और हमारा टाइम होता है 2 से 5 बजे तक। अक्सर जो टीचर्स होते हैं उस वक्त वो फ्री हो चुके होते हैं, तो 2 से 5 बजे तक हमारे कोऑर्डिनेटर्स 4 दिन हफ्ते में क्लासेस लेते हैं। तो स्टूडेंट्स को मिड टर्म एग्ज़ाम देने के लिए और फाइनल एग्ज़ाम देने के लिए ये हमारे सेंटर पे यानी इस्लामाबाद में आना होता है। इसके अलावा उनका बाकी सारी एक्टिविटीज़ उनके घर में ही हो जाती हैं। ठीक है। और सर पीएचडी के लिए भी हमारे पास ऐसा ये कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमने रखा हुआ है स्पेसिफिक, मतलब स्पेसिफाई की हुई है सीट्स? जी, इसी तरह जब साइंस एजुकेशन डिपार्टमेंट के पीएचडी की तरफ आएंगे तो पीएचडी में हमारे पास जो हमने प्रपोज़ की है वो 10 सीट्स हैं। तो इसमें भी वही स्टूडेंट आएंगे, कुछ तो हमारे अपने ग्रेजुएट हैं जिनके पास एमफिल साइंस एजुकेशन की डिग्री है, वो भी अप्लाई कर रहे हैं। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स जिन्होंने साइंस एजुकेशन की एमफिल जो है एजुकेशन का किया बट दे आर हैविंग द साइंस बैकग्राउंड यानी एमएससी है और साथ एमफिल एजुकेशन आपने किया हुआ है, तो देन यू कैन अप्लाई फॉर पीएचडी इन साइंस एजुकेशन। तो ये वाले लोग एलिजिबल हो जाते हैं। इनका भी क्राइटेरिया यही है, इसी तरह उनका टेस्ट होगा। एक और चीज़ मैं ऐड कर दूं कि अगर आपने गैट किया हुआ है या हैट किया हुआ है, जो एचईसी ने जो है वो टेस्ट डेवलप किए हुए हैं, तो वो स्कोर भी कंसिडर हो सकता है आपके मेरिट की तरफ। तो हम यही करते हैं कि आपका जो है गैट जर्नल हम टेस्ट लेते हैं, उस टेस्ट पे भी उसका भी स्ट्रक्चर वही है जो एमफिल के लिए हमने बताया, लेकिन इसके पासिंग मार्क्स ज़्यादा है। इसमें 60% पासिंग मार्क्स के साथ आप लेते हैं तो फिर आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो जब इंटरव्यू के बाद जब हम मेरिट बनाते हैं तो मेरिट में भी फिर आपकी जो बैकग्राउंड जो एमफिल की डिग्री है, मास्टर्स की डिग्री है, उनके मार्क्स और अकॉर्डिंग टू इट्स डिवीजन वो ऐड होते हैं। फिर उसके बाद 2 चीज़ें और बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं एमफिल और पीएचडी प्रोग्राम्स में कि आपका टीचिंग एक्सपीरियंस, उसके भी मार्क्स हैं। तो अगर आपने वो सर्टिफिकेट साथ अटैच किया हुआ है तो वो आपको मार्क्स मिल जाते हैं। फिर पीएचडी के एडमिशन में अगर आपने किसी कॉन्फ्रेंस के अंदर रिसर्च पेपर प्रेजेंट किया हुआ और आपके पास सर्टिफिकेट है तो फिर भी आपको 1 नंबर मिल जाता है। अगर आपने कोई अपना रिसर्च पेपर ऑलरेडी पब्लिश कर लिया हुआ है तो उसके भी 2 मार्क्स जो है आपको मिल जाते हैं। तो ये बड़ा स्ट्रिक्ट मेरिट क्राइटेरिया है, इसको हम फॉलो करते हैं और स्टूडेंट्स नॉर्मली 1 या 2 नंबरों से अपनी सीट सिक्योर कर लेते हैं और कुछ जो है वो रह जाते हैं। तो इसलिए ये बड़े केयरफुली आपने अपनी एप्लीकेशन को तैयार करना होता है ताकि आप जो है मेरिट में अपनी पोजीशन को सिक्योर कर लें। इस पीएचडी के अंदर एक और जो है चीज़ वो उसका एडिशन है और वो पीएचडी एमफिल ग्रेजुएट्स और पीएचडी टेंटेटिवली जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपने एक रिसर्च के प्रपोज़ल या पर्पस स्टेटमेंट एट द टाइम ऑफ एडमिशन देनी होती है। देयरफॉर आप एक प्रपोज़ल आपको ऑलरेडी, क्योंकि आपने एमफिल किया हुआ है तो आपको पता है प्रपोज़ल फॉर्मेट क्या होता है, तो उस पे एक प्रपोज़ल आपने बना के और मोस्टली इंटरव्यू के दरमियान आपके पास क्वेश्चंस ऐसे ही होते हैं तो 1 पेजर आपने वो भी सबमिट करनी होती है ताकि डिपार्टमेंट ये डिसाइड कर सके और एडमिशन कमेटी ये डिसाइड कर सके कि आपको कौन सुपरवाइज़ करेगा और किस तरह की रिसर्च आप इन फ्यूचर करना चाह रहे हैं। तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है एमफिल और पीएचडी के एडमिशन्स के लिए। ठीक है सर, तो जो क्वेश्चंस ले लेते हैं स्टूडेंट्स के। स्टूडेंट्स पूछना चाह रहे हैं कि जो बीएड के प्रोग्राम्स हैं वो इंग्लिश में ऑफर किए जा रहे हैं या उर्दू में, एक चीज़ ये, और अगर इंग्लिश में किए जा रहे हैं तो क्या उनका पेपर उर्दू में दिया जा सकता है? ये क्वेश्चन हमें बहुत पूछा जाता था जब मैं एमएड और बीएड भी कर रहे थे तो उस वक्त भी, लेकिन अब जो है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश है, हमें इंग्लिश में ही लिखना है और आपके सारे क्वेश्चंस भी इंग्लिश में ही होंगे एक्सेप्ट के उन सब्जेक्ट्स के, जैसे उर्दू है या इस्लामियात है तो वो लेते हैं हम। लेकिन अब स्टूडेंट्स से मैं ये कहूँगा कि डोंट हैव अ फियर
क्योंकि ये बड़ा सिंपल इंग्लिश होती है जब आप साइंसेस में, तो ये 70 वर्ड्स हैं किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए। कि अगर आपने बेसिक 70 वर्ड्स सीख लिए तो यू कैन स्ट्रक्चर अ सेंटेंस और आप अपने मीनिंग को कन्वे कर सकते हैं। और जब आप साइंस के अंदर इंग्लिश में लिखते हैं तो हम आपके ग्रामर नहीं ज़्यादा चेक करते, हम ये चेक करते हैं कि विच कंसेप्ट यू आर गिविंग एंड व्हाट यू आर एक्सप्लोरिंग, गिविंग द आइडिया, तो उसको मार्क्स मिलते हैं। लेकिन क्वेश्चन का आंसर यही है कि ये इंग्लिश ही है इसका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। और एमफिल के जो एडमिशन है वो सिर्फ इस्लामाबाद में ही ऑफर किए जा रहे हैं और किसी रीजनल सेंटर वगैरह में क्लासेस वगैरह जो है जिसको लेनी है वो यहीं पे आके करेगा? जी, ये क्वेश्चन उस वक़्त इर्रेलेवेंट हो जाता है जब हम ये कह रहे हैं कि हमारी सारी क्लासेस ऑनलाइन है। तो क्लासेस ऑनलाइन है, आपने अपने घर में ही बैठ के क्लासेस पढ़नी है और हर रोज़ 2 से 5 बजे तक, और नॉर्मली मंडे, ट्यूसडे और वेंसडे और थर्सडे, ये 4 दिन, क्योंकि हम पहले सेमेस्टर में 4 कोर्सेज ऑफ़र करते हैं, तो ये 4 दिन की क्लासेस जो है आपकी होती हैं। उसके बाद वीक 3 दिन की आपके पास ब्रेक होती है और इस दौरान आपको मुख्तलिफ टीचर्स जो है असाइनमेंट्स देते हैं, जो आप अपने असाइनमेंट्स को आप करके अपलोड कर देते हैं अपने एलएमएस के ऊपर। सिर्फ आपको मिड टर्म, जो कि आपका, मैं अगर अंदाज़ा लगाऊं तो तकरीबन मिड ऑफ मई में जाके होगा, और उसके बाद फाइनल एग्ज़ाम जो हम जुलाई के फर्स्ट वीक में कंडक्ट करते हैं, उसके लिए इन एमफिल और पीएचडी स्टूडेंट्स को इस्लामाबाद आना होता है। ठीक है, एक स्टूडेंट है, उन्होंने एमएससी की हुई है केमिस्ट्री में और बीएड 1.5 ईयर्स वाला किया हुआ है। वो पूछना चाह रहे हैं क्या वो एमफिल साइंस एजुकेशन के लिए एलिजिबल होंगे? इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो अभी तक हमने 1.5 को एमफिल में एडमिशन अलाउ नहीं किया, हमारी यूनिवर्सिटी की मुख्तलिफ बॉडीज़ ने 4 इयर्स और एमएस जो एमए एजुकेशन वालों को अलाउ किया हुआ। अभी तक इसमें हम सॉरी कहेंगे कि बीएड 1.5 को हमारे यूनिवर्सिटी की डिफरेंट बॉडीज़ होती हैं, जैसे हम कमेटी ऑफ कोर्सेज, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन, एकेडमिक काउंसिल, तो उन्होंने अभी तक हमें ये अलाउ नहीं किया, देयरफॉर ये एलिजिबल नहीं है। ठीक हो गया सर। सर, स्टूडेंट्स अप्लाई करते हुए कुछ ऐसी गलतियां कर रहे होते हैं जो कि कॉमन होती है और उनको आइडिया नहीं होता, क्या वो पॉइंट आउट करना चाहेंगे ताकि जो अभी एडमिशन लेना चाहते हैं बीएड साइंस एजुकेशन में या एमफिल पीएचडी में वो उसको रिपीट ना करें? सबसे पहली बात ये, जो स्टूडेंट गलती करते हैं वो अपना ईमेल या मोबाइल नंबर ये सही नहीं देते। वह आपको केयरफुली अपना मोबाइल नंबर देना चाहिए। फीमेल के केसेस में होता है कि किसी भाई का नंबर होता है या वालिद का या हस्बैंड का नंबर दे देते हैं, तो हमारे सिस्टम जो है उसमें बिल्ट इन है, आप लोगों को मैसेज जाता है, तो वो मैसेज किसी और को डिलीवर हो जाता है, जो आपको वो जो है कन्वे नहीं करते टाइमली। तो अगर बीएड की बात करें तो बहुत सारे स्टूडेंट्स की फिर वर्कशॉप्स मिस हो जाती हैं क्योंकि आपको शेड्यूल नहीं मिल रहा होता। अपना ईमेल और अपना मोबाइल नंबर, इनको करेक्टली आप जो है लिखें और वो नंबर लिखें जो आपका एक्टिव हो। ये सबसे पहली एडवाइस है। दूसरी बात यह है कि जब आप एडमिशन के लिए डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करते हैं, मतलब मैं एक मैट्रिक की सनद है उसकी पिक्चर बनाता हूँ और वो पिक्चर बहुत ब्लर आती है, तो जब वो ब्लर आती है तो हम आपका मेरिट भी नहीं बना सकते और हम आपको उस पर फिर एडमिशन नहीं दे सकते। फिर हम दोबारा से उस पर लिखते हैं और फिर आपके दोबारा से ही कोई पिक्चर उसी तरह की ख़राब आ जाती है। तो देयरफॉर केयरफुली अपने डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके अलग-अलग रखें। इसमें तीसरी बात यह है कि हम आपके अपने आईडी कार्ड की कापी भी मांगते हैं, वो आप अपलोड करें, और फिर वालिद के आईडी कार्ड की कापी भी अपलोड करें। तो ये 3 चीज़ें जो है ये बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं, इनके डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके आपने अपलोड करना है। अगर ये सही हो जाएंगे तो हमें क्लियरली नज़र आ जाएगा कि आपने मैट्रिक में कितने मार्क्स लिए हैं, एफएससी में, उसके बाद बीएससी में, तो फिर हमें कोई इशू नहीं होता। बहुत सारे स्टूडेंट्स जहाँ पे लिखा होता है कि 14 ईयर्स ऑफ डिग्री, वहाँ पे वो 16 वाली डिग्री अपलोड कर देते हैं, और जहाँ पे 16 इयर्स है वहाँ पे वो खाली स्पेस रह जाती है, जिस वजह से फिर हम आपको एडमिशन ग्रांट नहीं कर सकते। ठीक है सर, अगर मुख्तसरन बात करें तो साइंस एजुकेशन का स्कोप क्या है हमारे स्टूडेंट्स को ये बताइएगा, या फिर सिर्फ ये उन्हीं लोगों के लिए जो साइंस टीचिंग की तरफ जाना चाह रहे हैं, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों की बात की जाए? देखिए, सबसे पहली इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि साइंस एजुकेशन इज़ फॉर साइंस टीचर्स,
और हमारा बेसिक पर्पस ये है कि जो भी साइंस एजुकेशन का ग्रेजुएट होगा वो स्टूडेंट्स को उनके अंदर क्यूरियोसिटी, क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग इनको डेवलप करेगा। तो बेसिकली अगर इन टीचर्स को उन तरीक़ों से पढ़ाया जाता है तो फिर ये कर सकते हैं। तो प्राइवेट पब्लिक सेक्टर्स के टीचर्स जो है वो दोनों के लिए ये प्रोग्राम है। इसके अलावा जो हमारा एमफिल और पीएचडी की डिग्रीज़ हैं ये रिसर्च डिग्रीज़ हैं। तो ये वाले जो ग्रेजुएट्स हैं फिर ये जाके एक्सेल करते हैं यूनिवर्सिटीज़ में भी, और फिर जाके और मैंने ये देखा है कि हमारे जो साइंस के मसलन जैसे हमने एमएससी केमिस्ट्री और बायो और जो है फिर इसी तरह अदर डिसिप्लिन मैथ, फिज़िक्स, कंप्यूटर साइंस की बात की, तो ये लोग जब एमफिल साथ एजुकेशन का भी कर लेते हैं तो दे एक्चुअली नो हाउ नॉलेज डेवलप्स। और उसके बाद जब ये अपने फील्ड में जो है रिसर्च करते हैं और फिर ये बता भी सकते हैं और कर भी ज़्यादा अच्छे तरीके से सकते हैं। तो मैंने ये देखा जो साइंस एजुकेशन के जितने भी वर्ल्ड के अंदर भी मैंने ऑब्ज़र्व किया कि लोग काम कर रहे हैं बेसिकली वो साइंस की डिग्री रखते हैं। और उनका मतलब मेरा अपना फील्ड भी मैथमेटिक्स है, मैंने एमएससी मैथमेटिक्स के बाद मैं एजुकेशन की तरफ आया, तो वो आपका ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है। तो इसलिए वो टीचर ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ा सकते हैं, स्टूडेंट्स को इंगेज कर सकते हैं, क्लासरूम को मैनेज कर सकते हैं। और जो इंगेजमेंट है स्टूडेंट्स की वो 3 टाइप्स की हम करते हैं कि इमोशनली स्टूडेंट इंगेज हो जाए ताकि वो आपके साथ मोटिवेटेड रहे, फिर वो अपना कॉग्निशन लेवल बढ़ाता चला जाए, यानी वो नॉलेज के स्टेप्स होते हैं तो उन नॉलेज स्टेप्स में कैसे आगे बढ़ना है ये उसको पता चल जाए, और फिर तीसरा उनकी मोटर स्किल्स डेवलप हो जाए, यानी साइंस के अंदर मुख्तलिफ प्रैक्टिकल्स वगैरह कैसे करने हैं उसमें भी वो स्किल हासिल कर ले। तो ये टीचर्स और रिसर्चर्स के लिए इनटू द फील्ड ऑफ साइंस ठीक एजुकेशन। है सर, सिर्फ एक आखिरी सवाल आप इस सेशन को कंक्लूड करेंगे, हम हमारे स्टूडेंट्स को क्या कहेंगे कि वाई अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, कैसे ये फीजिबल है? ये बहुत अच्छा सवाल है डॉक्टर साहब। जब मैंने अपना बीएड शुरू किया फ्रॉम ओपन यूनिवर्सिटी तो 2-3 रीज़न्स हैं। पहली रीज़न तो ये थी कि आई वाज शुरू में मैंने किया आई वाज वेरी मच एंगेज इन द अदर एक्टिविटीज़, तो मैंने कहा मैंने अपनी तालीम को साथ साथ जारी रखना है तो मैं इधर आ गया। लेकिन जब मैंने बीएड और एमएड साइंस एजुकेशन में जब मैं गया बीएड में के बाद एमएड में, तो मैंने देखा कि द मटेरियल विच इज़ प्रोवाइडेड बाय अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, मैं यहाँ आने से पहले जब मैं स्टूडेंट था उस वक़्त की बात कर रहा हूँ, तो वो ऐसा मटेरियल था जो रिसेंट था और वेरी मच अलाइंड विद द वर्ल्ड डिमांड्स। तो मैं एक किताब को उठाता था तो मैं पढ़ता ही चला जाता था, मैं कभी रुक नहीं पाता था। और समटाइम्स ऐसे हुआ कि मैं रात को कोई 2-4 घंटे सोया, बाकी मैं अपनी किताबें पढ़ता रहा और सुबह उठ के मैं अपने काम पे चला गया। तो यूं ही ये बिल्कुल जो है ना इस तरह की किताबें लिखी हुई हैं जैसे एक नावल होता है, आप नावल को पढ़ना शुरू करते हैं और छोड़ने को दिल नहीं करता। इसी तरह हमारे जो यहाँ पे रिसोर्स पर्सन्स या यूनिट राइटर्स हैं वो आपको ऐसे एंगेज कर लेते हैं कि आपकी लर्निंग ऑटोमेटिकली डेवलप होती चली जाती है। अगर आप कहीं और अपनी तालीम नहीं शुरू कर सकते, रेगुलर क्लासेस में नहीं जा सकते, अब तो हमारा भी रेगुलर हो गया, यानी अब फेस टू फेस इंटरेक्शन है, तो हम ये क्लेम करते हैं कि हमारे जो टीचर्स हैं दे आर वेल इक्विप्ड, दे आर एंगेजिंग, हमारा जो मटेरियल है दैट इज़ क्वाइट एंगेजिंग, क्वाइट रिसेंट, और ये बड़ा फ्लेक्सिबल भी है। आप जहाँ हैं और जिस वक्त भी पढ़ना चाहें आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इसलिए अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी शुड बी द बेस्ट चॉइस फॉर द स्टूडेंट्स। ठीक है।